देखो यहाँ पे आ, हमने जो चैप्टर अभी तक पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब हमारे सामने दो एक्सिस थी, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस, और ये बॉडी ऐसे करके मूव करता था, है ना। तो बॉडी ऐसे जा रहा है इस पाथ पे, उसको हम कहते थे ट्रांसलेटरी मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन था वो। अब यहाँ पर जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये हमारा बिल्कुल नया तरह का चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम आता है रोटेशनल मोशन, ठीक है। अगर हम बात करें इस चैप्टर की रोटेशनल मोशन में, तो इसमें कुछ खास बातें होती है, जैसे कि नाम जैसा रोटेशन है, तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं बॉडी के, वो सबके सब मूव करते सर्कुलर पाथ पे। और सर्कुलर पाथ पे करने के अलावा इनका जो जिस प्लेन पे ये मूव करते हैं वो प्लेन जो होता है परपेंडिकुलर होता है टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे हमारे पास ऐसे मान लो कोई बॉडी है अगर हमारे पास जो कि 3D में ऐसे कर, ठीक है, ऐसे मान लो कोई बॉडी है, और ये जो बॉडी है ना इसको अगर मैं थोड़ा सा, ठीक है, मान लो कोई बॉडी कोई भी शेप है ये, और ये ना यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी कुछ इस तरह से, ठीक है। इस बॉडी पे ना अलग अलग पॉइंट्स है। एक पॉइंट हमने देखा नंबरिंग करके 1, एक पॉइंट हमने देखा नंबरिंग करके 2, एक पॉइंट हमने नंबरिंग करके देखा 3, एक पॉइंट हमने नंबरिंग करके देखा 4। ये जितने भी जैसे हमने क्या किया इस बॉडी को हमने लेकर के ऐसा करके, यहाँ से मान लो ये एक डंडा कुछ भी ऐसा टाइप है, इसको भी यहाँ से लेकर कैसे घुमाया, हम क्या देखेंगे कि हम जितने पॉइंट है ना 1 2 3 4 सबको देखते हैं ध्यान से, और हम क्या इनमें से ऑब्जर्व करते हैं कि जो पॉइंट नंबर 1 जो है ना वो तो हिल ही नहीं रहा, जो पॉइंट नंबर 2 है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, उसका जो पाथ है कुछ इस तरह का है। हमने थर्ड पॉइंट को देखा, हमने देखा कि ये भी घूम रहा है, ठीक है। हमने उसके बाद देखा फोर्थ पॉइंट को, हमने देखा ये भी घूम रहा है। जितने भी पॉइंट्स है ना इस बॉडी के ऊपर जो लाई करते हैं, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं, हम क्या देखते हैं कि वो सब पॉइंट जो है ना वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं। 1 वाला नहीं कर रहा है, 2 वाला कर रहा है, 3 वाला कर रहा है, 4 वाला कर रहा है। तो ये जो मोशन है ना, ठीक है, हम यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर एक ऐसा मोशन हो रहा है जिसमें कि बॉडी का हर पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। जो पार्टिकल इस लाइन पे लाई करा जैसे 1 है, ठीक है, ये नहीं मूव कर रहा। अगर मान लो इस लाइन पे हमने अगर 2 को देख लिया या यहाँ पे एक और पार्टिकल देखा, ये नहीं मूव कर रहा है, मतलब इस लाइन पे कोई पार्टिकल है तो वो मूव नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी पार्टिकल जो इस लाइन पे नहीं है ना वो मूव करते हैं सर्कुलर पाथ। तो हमें एक बात समझ में आई कि यार ये तो अजीब बात है कि हमने तो पढ़ के रखा था ट्रांसलेटरी मोशन, यहाँ पर जितने पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं। हमने अपना ऑब्जर्वेशन स्किल को और अच्छा किया और हमने देखा कि ये जो जिस पाथ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा कि जो पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो प्लेन है, प्लेन समझ में आता है ना, ये ऐसा इसका प्लेन हो गया, इसका ऐसा बन गया प्लेन। इसका जो प्लेन है ना वो
इस एक्सिस के परपेंडिकुलर। मतलब अगर हम देखें ना, अगर ध्यान से इसके प्लेन को, तो इसका प्लेन अगर हमें कुछ ऐसा दिखता है, तो दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस। ठीक है, तो हमको एक बात और समझ में आई कि हर बॉडी कैसा मूव करता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है। दूसरी बात हमको क्या समझ में आई कि जो बॉडी मूव करता है ना, उसका अपना एक प्लेन होगा। ठीक है, और वो जो प्लेन जो है ना, वो जो प्लेन होगा ना, ठीक है, जैसे कि मान लो अगर हमारे पास, जैसे कि मान लो अगर ये ऐसे बुक, ठीक है, मैंने क्या किया, इस बुक को लिया, घुमाया। ठीक है, अब इस बुक को जैसे जैसे घुमाएंगे, ठीक है, तो ये बुक पूरी की पूरी ऐसे घूमेगी। इसका हर पॉइंट जो है ना, ठीक है, वो मूव करेगा। जैसे यहाँ पर हमने इसको ऐसे लेके घुमाया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट कैसे मूव करते हैं, सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं। और जो मूव करेंगे, कोई भी पॉइंट को अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, अगर मैं उसको डॉट से दिखाऊं, अगर तो कुछ है नहीं, ठीक है, अगर मैं उसको डॉट से दिखाऊं ना, तो हर पार्टिकल कैसा मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। ठीक है, हर पार्टिकल कैसा मूव करेगा, सर्कुलर पाथ। तो वो जिस पाथ, जो सर्कल मूव करेगा, उसका ये प्लेन हो गया। ये जो प्लेन है ना, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा एक लाइन के। ये पूरा का पूरा जो प्लेन है ना, ये परपेंडिकुलर होगा एक लाइन। वो ऐसी लाइन कुछ बनेगी यहाँ पे, इस लाइन, इस लाइन को, ठीक है, हम लोग ये जो लाइन जो बनती है ना यहाँ पे, जिसके परपेंडिकुलर होते हैं प्लेन, ठीक है, उस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस। क्लियर? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। एंड दिस मोशन इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो एवरी पॉइंट on the body moves in a circular path. Full stop. The plane of this circle the plane of all this circle, एक प्लेन, दो प्लेन, कितने भी प्लेन बने यहाँ, is perpendicular to a line called axis. ठीक है, full stop. All the points which lie on the axis are stationary. ठीक है, ये हमारा डिस्क्रिप्शन किसका हो गया, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन तुम अपने पंखे को देखो, ठीक है, तुम देखोगे कि पंखा का हर पार्टिकल कैसा मूव करेगा। ठीक है, वो मूव करेगा सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, तुम ब्लेड पे अगर तुमने लगा दिया मार्कर से, तुमने एंड पे लगा दिया मार्कर से एक मार्क, तुमने सेंटर पे लगा दिया मार्कर से एक मार्क, देखोगे ना इसका हर पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। लेकिन वो जो सर्कल होगा ना, ठीक है, वो जो प्लेन जो बनेगा ना उस सर्कल का, वो एक ऐसी लाइन होगी जिसकी परपेंडिकुलर हो। ठीक है, और वो अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो जो तुम्हारे फैन का जो ऐसे करके जो डंडा निकला होता है ना, ठीक है, दैट इज एक्चुअली द एक्सिस। मतलब जितने भी पार्टिकल होंगे ना फैन के, ठीक है, इधर के,
ठीक है, ये सब के सब मूव कर रहे होंगे, ये भी मूव कर रहा होगा, ये भी मूव कर रहा होगा, सब सर्कल मूव कर रहे होंगे। और जो पार्टिकल दूर होगा ना उसका रेडियस बड़ा होगा, और जो पार्टिकल नजदीक होगा उसका रेडियस छोटा होगा। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, छोटा रेडियस बड़ा रेडियस। और ये जितने भी प्लेन बनेंगे ना, ऑल दिस प्लेन, ठीक है, ये सब प्लेन जो है ना, ये हमारे पंखे की एक्सिस हो जाएगी, और ये इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, कभी कभी एक्सिस डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है, तो हम लोग एक्सिस को भी वहां पे ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हम लोग। हमसे अगर एक लाइन में पूछा जाए, क्योंकि हमारे लिए, देखो हमने एक्सिस वर्ड तो समझ लिया है, एक हमारे लिए जरूरी चीज ये भी है कि हम एक्सिस के लिए एक अलग से वर्ड बना दें। ठीक है, तो एक्सिस के लिए एक अलग से टर्म बना दें हम लोग। तो ऐसा लिखेंगे, एक्सिस इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल। ठीक है, जो लाइन परपेंडिकुलर होती है सर्कल करने वाले पार्टिकल्स के, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, हम लोग, मैं तुमको बताया था कि हम लोग चैप्टर जो प्रोसीड करेंगे ना, हम लोग उसको कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारा फ्लो ऑफ स्टडी क्या होगा, जनरली ये बात है, चैप्टर में हम लोग जैसे जैसे पढ़ते ना वैसे वैसे टॉपिक आते चले जाते। मैं तुमको पहले ही बताया था कि हम लोग इसको किस तरह से पढ़ेंगे। यहाँ पे बनेंगे 3 केसेस रोटेशन, इसको हम 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। एक पार्ट जिसमें कि हमारी एक्सिस होगी फिक्स, इसमें अभी हम लोग थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का भी पढ़ेंगे। दूसरा इसको हो जाएगा, एक्सिस इज ट्रांसलेटिंग। तीसरा होगा, एक्सिस इज रोटेटिंग। ठीक है, एक्सिस इज फिक्स, ये जो वाला जो केस होता है ना, ये सबसे सिंपल केस होता है। जो हमने अभी देखा ना कि एक्सिस फिक्स होती है, जैसे पंखा हो गया, पंखा घूम रहा है, एक्सिस फिक्स है। ठीक है, दैट इज सिंपल रोटेशन। सबसे सिंपल वाला केस जो होता है वो यहाँ पे होता है। एक्सिस इज ट्रांसलेटेड, ये वाला केस तब होता है जब मान लो हम एक्टिवा चला रहे हैं। ठीक है, हमारी गाड़ी का जो चक्का है वो आगे बढ़ रहा है, घूम भी रहा है, ऐसे घूमता हमारा गाड़ी का चक्का। ठीक है, एक एक्सिस के बाद घूमता है। ठीक है, तो हम एक्सल कहते हैं। ठीक है, और ये जो एक्सिस होती है ये आगे भी बढ़ती है, और ये जो होता है घूमता भी चला जाता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक क्या हो जाता है, एक्सिस इज ट्रांसलेटिंग। ये वाला जो होता है ना डिस्क मोशन, ये रोटेशन होता है यहाँ पे, प्लस ट्रांसलेशन होता है यहाँ। ये दोनों मोशन यहाँ पर कॉम्बाइंड हो जाते हैं, और इसका एक कॉमन नाम दिए, मतलब इस दोनों मोशन को कॉम्बाइंड करके हम कहते हैं रोलिंग। एक फिजिक्स में रोलिंग कंसेप्ट जो अपने आप में एक सबसे हाईएस्ट लेवल का कंसेप्ट माना जाता है। ठीक है, जिसमें कि हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे भी। तो दिस इज कॉल्ड एज, जब एक्सिस ट्रांसलेट करती है तो मोशन कैसा होता है, रोलिंग। उसमें क्या होता है, बॉडी घूमती भी है और बॉडी का एक्सिस आगे भी बढ़ता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसमें जो है ना एक्चुअली मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ इसके बारे में, और फिर हम लोग आ जाएंगे। हालांकि इसका डिटेल में डिस्कशन बाद में ही होगा। इसमें अगर हम एक्सिस को रोटेट करते, एक्सिस अगर ट्रांसलेट करते हुए देखें ना, तो इसका मोशन जो है कुछ ऐसा देखो। मान लो कि हमारे पास एक व्हील है। ठीक है, और हमने क्या किया, हमने उसकी फोटो खींची, व्हील घूमते हुए जा रहा है और हमने उसकी फोटो खींची हर T/4 समय के बाद।
और उसका जो हमें ये हमने ऐसे ना व्हील का ऐसे तूने पाथ ड्रॉ कर दिया, एक ही व्हील है ये, ठीक है, बस सर्कल का साइज छोटा बड़ा बन गया है, एक ही व्हील है। एक पॉइंट हमने देखा व्हील का यहाँ पर था, टाइम T/4 भी था, ठीक है, टाइम, बट इस टी या कैपिटल टी टाइम पीरियड, वो समय जिसमें कि एक चक्कर पूरा का पूरा कंप्लीट हो। एक पॉइंट हमने देखा यहाँ पर था, T/4 में व्हील क्या हुआ, आगे बढ़ा, तो ये वाला जो पॉइंट था ना वो यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये पॉइंट क्या हो रहा है, व्हील आगे बढ़ भी तो रही है। फिर हमने T/4 और टाइम देखा, तो वो हमने देखा पॉइंट यहाँ पर आ गया। हमने T/4 और टाइम देखा, वो वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। हमने T/4 टाइम और देखा, वो जो पॉइंट था वो यहाँ पे आ गया। मतलब इस रेड कलर के व्हील पे हमने क्या किया, ब्लैक कलर का मार्क लगा लिया, और हम देख रहे हैं, हम ध्यान से देख रहे हैं उस व्हील के पॉइंट को देख रहे हैं खाली, ठीक है, खाली उस धब्बे को देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि वो कैसे वो जो पॉइंट है वो आगे बढ़ रहा है। व्हील को हम देखते, व्हील तो ऐसे ही जाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट को देखे तो वो ऐसे ही जाता है। हमने क्या किया, उसको ऐसा करके ज्वाइन कर दिया। ये पॉइंट का जो शेप है कुछ ऐसा बनेगा। व्हील क्या हो रही है, व्हील का सेंटर जा रहा है आगे, एंड दिस इज रोटेटिंग ऑन, एंड अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, जिसको देख रहे हैं वो पॉइंट कैसे मूव करता है इस तरह। ये जो पाथ होता है ना, जाकर सीखेंगे हम लोग आगे जाकर के, दिस पाथ इज कॉल्ड एज साइक्लोइड, ठीक है। और ये इसकी स्टडी कर पाना, ठीक है, हम इसकी जो स्टडी करेंगे ना साइक्लोइड की डिटेल स्टडी, ये हम करते हैं आईआईटी के एडवांस वाले टॉपिक पे किया जाएगा। और ये एक्चुअली इसके पाथ को पढ़ पाना, इसके पाथ को स्टडी कर पाना बहुत डिफिकल्ट काम था। इसलिए इसको जो है एक नाम दिया गया था, एक समझ लो मैथ्स में ना जो है ना, एक तरह की मैथमेटिशियंस के लिए एक तरह की जंग थी ये, कि इसके पाथ को स्टडी कर पाना। इसको एक और नाम दिया गया था, हेलेन ऑफ ज्योमेटर्स। एक्चुअली शायद से पता नहीं तुम लोगों ने कहानी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, हम लोग को थी, हम लोग को स्कूल सिलेबस में थी, कि एक कहानी थी उसमें, हेलेन ऑफ ट्रॉय की कहानी थी। उसमें पता है एक्चुअली जंग चलती है, ठीक है, जिसमें कि एक बहुत खूबसूरत लड़की होती है, उसकी जंग चलती है वहां पे, ठीक है, दो किंगडम के बीच। तो पद्मावती कहानी थी उस टाइप की। तो जैसे उस लड़की के कारण जंग चलती थी, यहाँ पे पता है मैथ्स में मैथमेटिशियंस लोग के दिमाग में जंग चल रही थी इस बात को लेकर के, इसलिए इसको एक और नाम दे दिया गया, हेलेन ऑफ ज्योमेटर्स, ठीक है। एंड इस पाथ का ऐसे वैसे नाम क्या होता है, सिंपल साइक्लॉइड, साइक्लॉइड नाम से ज्यादा ये फेमस है। और ये वाला जो पाथ है ना, इसमें एक चीज और देखी गई है कि यहाँ पर जब ये पॉइंट मूव करता है ना, ठीक है, तो ये वाला जो बेस वाला पॉइंट होता है ना, जैसे कि मान लो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये मूव करा, एक पॉइंट हमेशा ऐसा इसमें होता है जो कि हमेशा ये वाला जो पॉइंट होता है हमेशा रेस्ट में रहता है। जो कांटेक्ट वाला पॉइंट, अलग अलग पॉइंट को मौका मिलेगा नीचे आने के लिए, वो वाले पॉइंट हमेशा कैसे रहते हैं, रेस्ट में रहते हैं। फिर भी मोशन होता है, ठीक है। कभी भी मान लो, अगर तुम कभी भी अगर तुम कोई भी साइकिल के व्हील को अगर तुम उसकी मान लो कहीं फोटो देखोगे ना, तुम क्या देखोगे कि उसके ऊपर की जो स्पोक होती है ना, ठीक है, वो ना तुमको एकदम से बहुत धुंधली दिखती है, धुंधली जैसे पंखा कैसे तेजी से मूव करता है वैसे दिखेगी, ठीक है। पंखे की कभी तुम फोटो निकल के देखो, तुमको कैसे एकदम से वो ट्रांसपेरेंट टाइप का कुछ दिखेगा। लेकिन जो नीचे वाला जो स्पोक की अगर तुम फोटो लोगे ना, तो वहां पर वो स्पोक की फोटो जो होती है ना वो क्लियर होती है, क्योंकि नीचे नीचे में क्या होती है, स्पीड कम होती है, ऊपर में स्पीड कैसी होती है, ज्यादा होती है। ये स्पीड का फर्क क्यों आता है हम लोग देखेंगे जाकर के। लेकिन एक बात समझ के चलना कि यहाँ पर ये जो पॉइंट जो होते हैं ना, उनकी स्पीड कैसी होती है, जीरो होती है। अब तुम थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी कर सकते हो कि अगर नीचे वाला पॉइंट अगर रेस्ट पे है, ठीक है,
तो बॉडी कैसे मूव करेगी? तो कोई बड़ी चीज नहीं है उसमें। मान लो कि जैसे ही मोबाइल है, ठीक है, अब मान लो मैंने इसको ऐसा रखा, ठीक है, तो ये अगर मान लो मैंने इसको ऐसा घुमाया तो ये वाला पॉइंट तो रेस्ट पे मूव तो कर रहा है। तो कुछ ऐसा मोशन होता है इसमें भी, ठीक है। हालांकि हम लोग इसको अभी इतना डिटेल में नहीं लेंगे, ठीक है। बस खाली इतना ध्यान से समझ में आया कि हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, रोलिंग, जिसमें कि एक्सिस ट्रांसलेट करेगी और जिसकी में पार्टिकल्स के मोशंस कैसे होते हैं, साइक्लॉइड होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक जो हमको आगे जाकर के और सीखना होगा, वो टॉपिक का नाम होगा प्री सेशन। ये टॉपिक खाली हम लोग ध्यान से बस इसको समझ लेते हैं, हमारा कुछ ज्यादा इस पे ना हमारा इंटरेस्ट है काम है ना बोर्ड में, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे तो मान लो कभी अगर तुम कोई लट्टू को घुमाओ ना, अगर टॉप को, तुम क्या देखोगे कि इसमें जब इसको लोग रोटेट करवाते हैं तो यहाँ पर देखना कभी जब घूमेगा ना ये, तो इसकी ये जो एक्सिस होती है ना, ठीक है, ये भी गोल गोल घूमती है, ऐसे ऐसे ये भी घूमती है, एक्सिस भी घूमती है, एक्सिस फिक्स नहीं होती है, एक्सिस ट्रांसलेट भी नहीं करती है, और एक्सिस क्या कहते हैं फिक्स भी नहीं करती है, ठीक है। एक्सिस जो है ना उसकी कुछ ऐसे घूमती है, ये इस तरह से ऐसा होता है लट्टू, ये ऐसे घूमता है, ठीक है, ये ऐसे। तो अब मान लो अगर घूम रहा है ऐसे कोई स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे मान लो अगर ये हम इसको अगर देखें ध्यान से, तो ये मान लो अगर ये ऐसे है, ठीक है, तो ये एक तो ऐसा घूम सकता है, ये एक ऐसे घूम सकता है ना, ठीक है। इन सच ये कि एक्सिस जो है ना, इसकी जो एक्सिस होगी ना, वो भी ऐसे करके एक सर्कल बनाएगी, ठीक है। तो इसकी ना मैं तुम लोगों को जैसे कुछ छोटी छोटी अगर यूट्यूब की वीडियोस मिलेगी ना, मैं तुम्हें भेज दूंगा इसकी। तो ये वाला जो मोशन होता है ना जिसपे एक्सिस भी घूमता है, उसको हम लोग कहते हैं प्री सेशन कहते हैं, ठीक है। बट दिस इज नॉट इन आवर पोर्शन, ठीक है। हमको ये वाला पढ़ना है, ये काफी आसान होता है। हमको ये वाला पढ़ना ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। बस अब आगे आते हैं अपने चैप्टर पे, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं ये हमको समझ में आ गया रोटेशन क्या होता है, ठीक है। रोटेशन में हर पार्टिकल जो होता है मूव करता है सर्कुलर पाथ पे, और उनका हर पार्टिकल की जो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है उनका जो प्लेन होता है वो किसी लाइन के परपेंडिकुलर होता है। जिस लाइन की वो परपेंडिकुलर होता है उस लाइन को हम लोग कहते हैं एक्सिस। रोटेशन में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे रोटेशन में एक्सिस फिक्स हो भी सकती है, हमारी एक्सिस मूव कर सकती है। अगर हमारी एक्सिस फिक्स होती है तो उसको हम लोग कहते हैं प्योर रोटेशन, उसके सवाल बहुत ही आसान होते हैं। और अगर हम रोटेशन पढ़ते हैं और अगर हमारे बॉडी की एक्सिस अगर मूव करती है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं रोलिंग, ठीक है। रोलिंग मोशन का एग्जाम्पल हो जाता है गाड़ी के चक्कों का चलना, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं ना कि जो देखो ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ना बड़ा आसान था, वहां पे हम कॉमन सेंस यूज करते थे, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना रोटेटरी मोशन को पढ़ने की, तो हमारे रोटेशन पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट होता है जरा देखो। पहली चीज कि अगर ट्रांसलेटरी मोशन की बात की जाए तो एक बात सबको पता है कि मान लो हम एक बेस टर्म पकड़ के चलते हैं ट्रांसलेटरी में, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। सबसे रूट वर्ड ट्रांसलेटरी मोशन का क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है किसी बॉडी का, तो उसका हर पॉइंट जो होता है वो इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो हम जो चीज कॉमन होती है हर पॉइंट के, हमने पहले उसको पकड़ा, हमने पढ़ लिया भाई डिस्टेंस वर्ड है। अब डिस्टेंस वर्ड से हमने नए नए वर्ड्स बनाए, ठीक है। हम ये समझ लो हम नए नए टर्म्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि समझ लो ये जो चैप्टर्स होते हैं ना, एक जैसे कि मान लो एक शेर है, ठीक है। अब शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछाना पड़ेगा। इन द सेम भी अगर हमको कोई चैप्टर को समझना तो उसके लिए हमको नए नए टर्म्स बनाने पड़ेंगे वो जाल की तरह उसको पकड़ने के लिए। अलग अलग पार्टिकल्स जब मूव करते हैं तो हर एक पार्टिकल का जो डिस्टेंस होता है या जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो सेम होता है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से हम बनाते हैं वेलोसिटी बनाते हैं, फिर हम उसके बाद उससे बनाते हैं
एक्सेलरेशन बनाते हैं, इस तरह से हम अलग अलग टर्म्स बनाते हैं। लेकिन अगर हम चैप्टर बात करते हैं रोटेशन की, तो हमको सबसे पहले रोटेशन में ये देखना है कि ऐसी कौन सी चीज होती है जो हर एक के लिए सेम हो। अगर मैं ये बोलूं कि हर एक पार्टिकल अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है रोटेशन में, तो ये बात बिल्कुल सरासर गलत गलत। क्यों? क्योंकि तुम अगर ध्यान से देखो ना, अगर मान लो कोई पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ रोटेशन कर रहा है, ये उसका सेंटर है अगर, और मैंने अगर यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे और एक पॉइंट ले लिया यहाँ, 1 और 2, ठीक है, और मैंने ये ऐसा देखा 1 नजदीक है सेंटर के, 2 थोड़ा दूर है सेंटर से, तो मैंने 1 और 2 दोनों को ऑब्जर्व किया, तो क्या 1 और 2 इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? आंसर इज नो। कुछ तो इनमें फर्क है, कुछ ऐसी चीज देखो जो कि दोनों के लिए कॉमन है। तो मुझे बता सकता है दोनों के लिए कॉमन क्या है? दोनों के लिए कॉमन एक्सिस तो है ही, पर दोनों के लिए चीज कॉमन क्या है? वो एंगल है, ठीक है। और यहाँ पर याद रखना, ये पूरी की पूरी जो स्टडी होगी ना इसकी, वो हम किसके थ्रू करेंगे? ऑल द स्टडी विल बी डन थ्रू द बेसिस ऑफ एंगल। जैसे देखो, मान लो यहाँ पर अगर हमने इसको बॉडी को घुमाया ना, तो हम यहाँ पर देखेंगे ये वाला पार्टिकल इतना गया, ये वाला पार्टिकल इतना गया, ये वाला पार्टिकल इतना गया। सब तीनों पार्टिकल के लिए 1 2 3 सबके लिए जो डिस्टेंस कवर्ड है वो अलग अलग, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं, सबका एंगल तो इक्वल कवर हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना है कि यहाँ पर जो सबसे बेस वेरिएबल है, ठीक है, जो हर एक के लिए सेम आ रहा है, वो यहाँ पर क्या है? इसके वो एंगल। अगर एंगल है ना, तो हम यहाँ पर जो स्टडी करते हैं ना, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ट्रांसलेटरी मोशन यहाँ पे लिखा मैंने रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या चीज देखते हैं हम लोग? पहले डिस्टेंस देखते हैं, और इस डिस्टेंस से ही सारी कहानी चालू होती है। रोटेशनल मोशन में हम क्या देखते हैं? एंगल देखते हैं, और यहाँ पर सारी कहानी जो स्टार्ट होती है वो एंगल से ही होती है। यहाँ पे हम डिफाइन करते थे स्पीड, वो सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर हम क्या डिफाइन करते हैं? यहाँ पर हम लिखते हैं एंगुलर स्पीड, एंगल अपॉन टाइम। क्योंकि तुमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ना, कि तुमको समझ में आना चाहिए कि जब हम लोग रोटेशन या सर्कुलर मोशन पढ़ते थे, ठीक है, अभी रोटेशन की बात करें, तो हम लोग यहाँ पे एंगल से ही क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि एंगल यहाँ पे एक ऐसी चीज होती है, ठीक है, जो कि हर पार्टिकल के लिए कॉमन होती है। जितने भी पार्टिकल्स होंगे ना रोटेशन में, सबके लिए कॉमन क्या होता है? तो आंसर है सब जो इक्वल टाइम में इक्वल एंगल कवर करते हैं। तो इक्वल अगर एंगल कवर कर रहा है, तो हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं? एंगल। ट्रांसलेटिंग मोशन में सबके लिए क्या करते हैं? सब इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं। तो वहां पे बेस वर्ड क्या था? हमारा बेस वेरिएबल क्या था? डिस्टेंस। अब ये बात सबको क्लियर होगी कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? एंगल के बारे में। जब हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि हम लोग इस एंगल की यूनिट के बारे में भी पढ़े। क्योंकि हमने जब डिस्टेंस पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या था? मीटर था। सबने पढ़ के रखा था। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो एंगल का यूनिट क्या होता है, तो सबको पता है कि पढ़ के रखा कि एंगल का यूनिट डिग्री होता है, ठीक है। बट डिग्री जो है ना, हम डिग्री को जो है ऐसा ही में कंसिडर नहीं कर पाते। तो हमने क्या करके रखा है? इसके लिए हमने बना के रखा है एक नया यूनिट, उसको हम लोग कहते हैं रेडियन। हाँ, रिजॉइन करना। ये यहाँ पे हमने, ये पार्टिकल यहाँ पे था, पहुंच गया यहाँ पर, ठीक है। ये जो ये डिस्टेंस क्या हमने लिया? ये रेडियस आर ले लिया, ये भी रेडियस आर है।
और ये जो आर्क की लेंथ है ना, हमने एक ऐसा आर्क यहाँ पर काटा जिसकी लेंथ कितनी है आर। तो हमने क्या बोल दिया कि ये जो एंगल जो है ना, अब से इसको डिफाइन कर दो कितना, 1 रेडियन। थीटा इज 1 रेडियन। तो व्हाट इज 1 रेडियन? तो ऐसा बोलेंगे हम लोग, 1 रेडियन इस एंगल, ये हम लोगों ने पहले लिख करके भी रखा है, ठीक है, फिर से लिख लो, एक बार रिवीजन कीजिए। इज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रेडियन, ठीक है। अगर हमसे बोला जाएगा कि अगर 1 रेडियन कितना एंगल कितने आर्क से सबटेंडेड होता है, तो आंसर है 8 से। अगर हमसे पूछा जाएगा 2 रेडियन किससे सबटेंडेड होता है, तो आंसर है 2 आर, आर्क की लेंथ से। 3 रेडियन किससे सबटेंडेड होता है, तो 3 आर रेडियस से। तो यहाँ से इन जनरल फॉर्मूला हमारा क्या हो गया थीटा का, यहाँ पे आ रहा है आर अपॉन आर आ रहा है। तो अगर मान लो ये आर की लेंथ अगर कुछ एस होती, एस बाई आर हो जाता, थीटा क्या हो गया, लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अब हमसे अगर पूछा जाएगा कि यहाँ पे फॉर फुल सर्कल, फॉर फुल सर्कल थीटा क्या हो जाएगा, तो उस समय लेंथ ऑफ दी आर कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी, बाई आर, 2 पाई रेडियन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 2 पाई रेडियन हमको पता है किसके इक्वल हो जाता है, 360 डिग्री के इक्वल हो जाता है। अब 2 पाई मतलब ये हो जाएगा 6.28 हो जाएगा रेडियन, और जो 360 डिग्री, तो 1 रेडियन हमारा कितना हो जाएगा, 360 बाय 6.28। इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये कुछ आ जाएगा हमारा 57.3, ठीक है। तो ये 1 रेडियन कितना हो जाता है, 57.3 डिग्री हो जाता है। तुम्हें याद रखना है कि जो 1 रेडियन कितना हो जाता है, मतलब 6.28 रेडियन हमारा 360 डिग्री होता है। इन जनरल जब हम पाई के टर्म से बात करते हैं ना, तो हमको वो फील नहीं आती है, लेकिन जब हम ऐसे चीज से मैं बात करते हैं डेसिमल या फ्रैक्शन में हो, तो हमको उससे बेटर फील आती है। तो हम बोलते हैं 6.28 रेडियन कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो तुमको ये पता होना चाहिए। एंड वन थिंग मोर, दैट जब भी हम थीटा यूज करते हैं लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस, तो दिस थीटा इज ऑलवेज एक्चुअली एक्सप्रेस्ड इन रेडियन, ठीक है। अगर हमसे बोला जाएगा एस इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है, तो थीटा मस्ट बी इन रेडियन। छोटी छोटी बातें जो कि हमेशा याद रखनी है। अगर हमारा थीटा रेडियन में नहीं है, अगर हमको थीटा दे दिया जाए डिग्री में, तो हमको उसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हमको बोल दिया जाए कि बताओ एंगल बन रहा है थीटा 35 डिग्री, ठीक है, रेडियस है मान लो 2 मीटर, तो बताओ एस क्या होगा। तो हमने बोल दिया एस हो जाएगा आर इंटू थीटा, थीटा तो डिग्री है तो 35 डिग्री है, लेकिन हमको पता है कि 1 डिग्री कितना होता है, 57.3 रेडियन होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री मतलब कितना हो गया, 1 डिग्री मतलब हो गया 1 रेडियन बाय 57.3, 35 डिग्री मतलब यहाँ पे डिवाइड कर दो 57.3 से, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर हमको मिल जाएगा डिग्री रेडियन में मिल जाएगा, है ना। देख सकते हो यहाँ से 1 डिग्री कितना हो जाता है, 1 रेडियन 1/57.3 रेडियन। तो 35 डिग्री कितना हो जाएगा, 35/57.3 रेडियन, ये रेडियन में हो गया, ठीक है। एंड वी कैन नाउ कैलकुलेट। तो तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा आंसर अगर हमको डिग्री में दे दिया जाए, ठीक है, तो हमको अगर उसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो